कि जो ईवीएम है उसको जब लाया गया तब उसके अंदर चार्जिंग 99% थी, फिर अंदर रखा गया तब भी 99% थी और वोटिंग वाले दिन भी 99% चार्जिंग थी। तो वोटिंग के दिन पे वो जो परसेंटेज दिख रहे थे 99% दिखा रहे थे, वो 99% जो है वो बैटरी की नहीं, वो मशीन की क्षमता दिखाते हैं। वो बैटरी का चार्जिंग का कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ मशीन की ताकत कितनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो चीज़ वो दिखाती काफ़ी सारे नेताओं ने भी इल्ज़ाम लगाया कि ईवीएम में चीटिंग किया गया, इलेक्शन में चीटिंग हुई। इस पर आपका क्या कहना है? है। ये कब होता है कि जब रिजल्ट अपने फेवर में नहीं आता है तो ऐसे टाइप के एलिगेशंस लगते रहते हैं, और जब जब ऐसे एलिगेशंस लगे हुए, निवडणूक आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक डेमोस्ट्रेशन करके, आपने देखा होगा ईवीएम का डेमोस्ट्रेशन भी होता है, डेमोस्ट्रेशन करा के लोगों के जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स हमेशा से काफ़ी खतरनाक रही है, कभी कोई इस तरफ कभी रुख ले लेती है। आपको क्या लगता है अभी सीएम कौन बनने वाला है? भिवंडी का नंबर 1 फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट, जो अपनी हाई स्पीड और अफोर्डेबल इंटरनेट प्लान्स के लिए जाना जाता है, अपने नए कस्टमर्स के लिए लाया है एक बम्पर फेस्टिवल ऑफर। अब सिर्फ 1499 में 60 MB का हाई स्पीड कनेक्शन, वो भी पूरे 3 महीनों के लिए, जिसमें कोई हिडन या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। साथ ही मिलेगा 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। तो आज ही ज्वाइन करिए इंफ्रानेट और अपनी जिंदगी को हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बूस्ट दीजिए। इंफ्रानेट, जो भिवंडी को रखे हमेशा कनेक्टेड। सो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ इन भिवंडी में। आज हमारे एक गेस्ट है जिनको आपने काफ़ी बार हमारे चैनल पे देखा होगा पॉडकास्ट में इंटरव्यू करते हुए। इनका नाम है पराग मेहता, जो कि भिवंडी के पॉलिटिकल एनालाइज़र है। तो आइए आज हम इनसे बात करेंगे और देखते हैं इनसे हम आज जिस मुद्दे पे बात करना है वो मुद्दा है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, अब सीएम कौन बनेगा। और आपने काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी कि इलेक्शन के जो क्या कहते हैं बैलेट वगैरह है उसके अंदर कुछ चार्जिंग का इशू था, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सर जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। पहले आप ये बताइए, आपने हमारे पॉडकास्ट में आया था, आपने थोड़ा एनालाइज़ किया था, तो वो कितने हद तक सही था? अगर आपने देखे होंगे कि जो जो मैंने आंकड़े आपके चैनल्स पे दिए थे, नियर अबाउट 80% को उसका स्ट्राइक रेट रहा था। सिर्फ भिवंडी वेस्ट का जो था वो हम थोड़ा सा चूक गए थे, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था कि जो एडवांटेज है वो शायद टीवी को मिल सकता है, लेकिन वो भी कब मिल सकता है कि जब टीवी बोल के अगर साइकिल चली होगी तो मिल सकता है। लेकिन बाकी जो मैंने भिवंडी ईस्ट और पूरे महाराष्ट्र के बारे में बताया था, आप आंकड़े देख लो, नियर अबाउट एकदम सटीक आंकड़े, तो आप कह सकते हो कि 80% के आसपास उसका स्ट्राइक रेट था। काफ़ी लोगों ने इनको कहा भी था कि टीवी का पैसा कहाँ है वगैरह वगैरह चीज़ें, बट एक जो हमें लगता है ग्राउंड पे जो हवा चल रही है उस हिसाब से बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी की तारीफ़ कर रहे हैं या किसी की बुराई कर रहे हैं तो उसे पैसा लिया हुआ है, जस्ट एक थिंग। ये सर्वे करते जगह जगह जाके इन्होंने उस टाइम कहा भी था कि हमने जाके बूथों पर सर्वे किया और लोगों ने जो कहा है हम आपको वो बता रहे हैं। अब हो सकता है लोगों ने इन्हें बताया हो साइकिल या बताया हो टीवी और उन्होंने अंदर किसी और को वोट दिया, तो बट इनका काफ़ी हद तक सही था, आपने देखा। तो आज सर सबसे पहले आपसे बात करना ये चाहूँगा कि आपने देखा होगा काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो ईवीएम है उसको जब लाया गया तब उसके अंदर चार्जिंग 99% थी, फिर अंदर रखा गया तब भी 99% थी और वोटिंग वाले दिन भी 99% चार्जिंग थी। तो ये कैसे है, क्या हो सकता है इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं जो व्यूअर्स है उनको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जिन लोगों को लगता है कि जो बैटरी होती है वो 99% पोलिंग डे के दिन भी थी, 2 दिन स्ट्रॉन्ग रूम रहने के बाद भी वो 99% दिखा रही थी, और जिस दिन काउंटिंग थी स्टार्ट टू एंड भी वो 99% दिखा रही थी, तो ये कैसा हो सकता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो वोटिंग के दिन पे वो जो परसेंटेज दिख रहे थे 99% दिखा रहे थे, वो 99% जो है वो बैटरी की नहीं, वो मशीन की क्षमता दिखाते। यानी कि जो 99%, जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी होती है, बैटरी धीरे धीरे जैसे जो यूज़ होती है वो डाउन हो जाती है, वो उस टाइप का नहीं होता है। ये वो मशीन की कितनी ताकत है, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसकी कार्यक्षमता कितनी है, वो दिखाता है। तो यानी कि समझो कि जैसे जैसे इलेक्शन में वो यूज़ होती है, लोकसभा के इलेक्शन में यूज़ हुई, फिर विधानसभा के इलेक्शन में यूज़ हुई, फिर आगे जितने भी इलेक्शन में वो यूज़ होती है, तो जितनी बार वो यूज़ होती जाती है सिर्फ वो परसेंटेज कम होते जाते हैं। यानी कि वो दिखाता है कि ये मशीन की ताकत कितनी है, वो परसेंटेज का और मतदान के अंदर उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और दूसरी ये जो बैटरी होती है ना, ये इसमें चार्जिंग वाला कोई ऑप्शंस नहीं रहता है, ये रिप्लेसमेंट ही होता है। और ये रिप्लेसमेंट भी कब होता है कि जब बहुत से इलेक्शंस ये मशीन में यूज़ होता है, मतलब बहुत सी काउंटिंग ये के थ्रू से ये मशीन जो है वो यूज़ की जाती है, उसके बाद में इसकी क्षमता कम होती है। तो जब रिप्लेसमेंट का टाइम आता है तब जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनको बुलाया जाता है, उनके प्रतिनिधि के सामने वो बैटरी रिप्लेस की जाती है। यानी कि जो लोगों को लगता है ना कि बैटरी का चार्जिंग डाउन नहीं होता है, वो बैटरी का चार्जिंग का कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ मशीन की ताकत कितनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो चीज़ वो दिखाती है। यानी कि उसका और वोटिंग के दिन जो हुआ था उसका कोई लेना देना नहीं होता है।
ये सिर्फ मशीन की ताकत दिखाती है। लोगों को क्या लगता है कि इसका चार्जिंग डाउन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मशीन में कुछ गड़बड़ी है, तो चार्जिंग का और इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मशीन की ताकत दिखाती है, क्योंकि बहुत सी मशीन ऐसी भी देखी कि जहाँ पे 80% 70% दिखा रही थी, उसका मतलब आगे वो मशीन यूज़ हो चुकी थी। वो जितने इलेक्शंस यूज़ होते वैसे वैसे वो मशीन की क्षमता कम होती है और आखिरकार फिर उस बैटरी को रिप्लेस होती है, वो भी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके सामने होता है। तो वो चार्जिंग का मसला और ये मसला एकदम अलग है। तो लोगों को बहुत डाउट है कि वो चार्जिंग की वजह से कुछ मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा नहीं होता है, ये अलग बात है। तो एक मशीन का लाइफ टाइम कितना रहता होगा आपको क्या लगता है? देखिए वो कितने इलेक्शंस यूज़ होता है और उसके ऊपर कितनी काउंटिंग हो चुकी है इसके पर डिपेंड होता है करके। जितनी ज़्यादा बार वो काउंटिंग यूज़ हो जाती है, जितनी ज़्यादा बार उसके काउंटिंग के थ्रू से प्रोसेस होता है ना, इतनी उसकी लाइफ धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी कि आप देखोगे कि अगर हम बाइक भी लेते हैं तो हर साल हम लोग उसका 10% डेप्रिसिएशन लेते ही लेते हैं। वैसे ही वो चीज़ होती है कि मशीन धीरे धीरे कम होती है और एक बार में जब वो इंडिकेट करती है कि अब इसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुला के उसको रिप्लेसमेंट किया जाता है यहाँ पे। तो आपने देखा किस तरह से इन्होंने बताया कि वो पार्टी वगैरह को सबको बुला करके आ जाता है, तो इसमें कुछ ऐसा सीन नहीं है। और आपसे मैं ये कहूँगा, आपने आई डोंट नो नोटिस किया या नहीं, पर मैंने सुना है कि काफ़ी सारे नेताओं ने भी इल्ज़ाम लगाया कि ईवीएम में चीटिंग किया गया, इलेक्शन में चीटिंग हुई। इस पर आपका क्या कहना है? अगर हाँ, बहुत से लोगों ने कहा कि ईवीएम, हाँ नेताओं ने भी कहा है और बहुत सी पार्टियों ने उसके लिए एक एप्लीकेशंस भी की हुई है ईवीएम फेर तपासनी की। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी प्रोसीजर क्या होती है। एक्चुअली जिस दिन काउंटिंग होता है, यानी कि हमारे यहाँ पे 23 तारीख को काउंटिंग हुआ था, उसके 7 दिन के भीतर आपको एनेक्सर 1 के फॉर्मेट में जिलाधिकारी यानी कि यहाँ का जो कलेक्टर होता है उनको एप्लीकेशन करनी होती है। यानी कि इलेक्शन का काउंटिंग जब खत्म हो जाता है तब AO RO इनकी जो जवाबदारी होती है वो ख़त्म हो जाती है। बाद में जितना भी सब कुछ होता है वो जिलाधिकारी यानी कलेक्टर के हाथ में होता है। तो आपको कलेक्टर को 7 दिन के भीतर एनेक्सर 1 फॉर्मेट में उसकी एप्लीकेशंस करनी रहती है। दूसरा, जैसे आप एप्लीकेशन करते हो तो जिलाधिकारी उस एप्लीकेशन को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो महाराष्ट्र के होते हैं उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं और CEO महाराष्ट्र होता है वो एप्लीकेशन जो है मुख्य निवडणूक आयोग और साथ में ईवीएम मशीन जो बनाती है। यानी कि भारत के अंदर आप देखोगे कि 2 कंपनियां हैं जो ईवीएम मशीन बनाती है, एक BEL यानी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और दूसरी ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 2 कंपनियां हैं जो ईवीएम बनाती है, इनको जाती है, फिर इनके इंजीनियर्स आके वो मशीन की जो है वो चेकिंग करते हैं। और ये जो पूरी प्रोसीजर होती है वो 45 दिन के अंदर की होती है। 45 दिन के अंदर जो है इसकी जो है सुनवाई होती है और इसके ऊपर कार्रवाई होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे ख्याल से कुछ महाराष्ट्र के अंदर 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इसकी एप्लीकेशन गई हुई है। लोगों को क्या लगता है कि जो एप्लीकेशन हुई है उस पर जो उनको मतदान हुआ है उसका फेर तपासनी वो होने वाला है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है और मैंने जो इलेक्शन कमीशन का प्रोटोकॉल पढ़ा हुआ है, ये वो नहीं होता। एक्चुअली अगर आपको डाउट है कि आपके मतदार संघ में आपको वोट है वो कम मिले तो आपको पिटीशन फाइल करनी है और न्यायालय में जाके आपको पिटीशन फाइल करनी है। और पिटीशन फाइल करने के बाद जब कोर्ट ऑर्डर देगी तो कोर्ट ऑर्डर देने के बाद में फिर निवडणूक आयोग है वो पूरा जो डेटा है वो करके आपको बताएगी कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितना जो है वोटिंग हुआ है। अभी जो एप्लीकेशंस हो रही है ना, उनको ईवीएम के ऊपर जो डाउट है कि जो मशीन है वो बराबर से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो ईवीएम की चेकिंग के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन होती है। यानी अब क्या होगा कि ये जिन लोगों ने एप्लीकेशन की है 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, इन लोगों को बुलाया जाएगा और भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या ECIL इनके इंजीनियर्स आएंगे और सबसे पहले उन्होंने जो एप्लीकेशंस की हुए कि जिन जिन मशीनों के ऊपर, मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो लोग भी एप्लीकेशंस करते हैं कि पर्टिकुलर अगर समझो कि एक मतदार संघ में किसी को डाउट है तो उस मतदार संघ में जितने EVM अलॉट होते हैं यानी जितने बूथ होते हैं उसका 5% तक वो है वो EVM की चेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि समझो कि किसी यहाँ पे 300 बूथ है, 300 EVM अगर यूज़ हुई है तो इसका 5% यानी 15 EVM मशीन ही वो चेक कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते। वो 5% ही आप चेक कर सकते। उसके अंदर भी इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि जो 2 नंबर और 3 नंबर का जो कैंडिडेट रहता है, यानी कि जो 2 नंबर और 3 नंबर की पोजीशन में आए रहते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, चौथे पाँचवें वगैरह तक नहीं। तो 2 और 3 नंबर के लोग हैं ये EVM फेर तपासनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी कहीं सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर दोनों उम्मीदवार ने किया है तो 5% का आधा हो जाता है, यानी 2.5%, यानी 2.5% उनको करना है, 2.5% उनको करना है, यानी ओवरऑल मिला के 5% तक ही जो EVM की जो है वो चेकिंग कर सकते हैं। अब चेकिंग में क्या होगा
कि जैसे ही उनको बुलाया जाएगा, इंजीनियर्स आएंगे, तो सबसे पहले स्ट्रांग रूम से वो ईवीएम को निकालने के बाद में ईवीएम को, जो नंबर की मशीन का इन्होंने कंप्लेंट किया हुआ है, उस मशीन को कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट नंबर 1, बैलेट यूनिट नंबर 2, वीवीपैट इनके साथ कनेक्ट करके वो कंट्रोल यूनिट आइडेंटिफाई करके सीरियल नंबर दिखाता है, और वो कैंडिडेट दिखता है कि जो सीरियल नंबर की ईवीएम है वो सब बराबर है कि नहीं, यानी इसको चेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। वो चेकिंग प्रोसेस होने के बाद में जो अंदर का डेटा है, कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो अंदर का डेटा होता है उसको पूरा इरेज किया जाता है, यानी इसको सीआरसी प्रोसेस बोलते हैं, यानी क्लोज रिजल्ट क्लियर। ये सीआरसी प्रोसेस के तहत वो पूरा डेटा क्लियर किया जाता है, पूरी ईवीएम मशीन ब्लैंक की जाती है, फिर अलग से उस ईवीएम के ऊपर डमी बैलेट पेपर बिठाया जाता है, और वीवीपैट के अंदर भी वो डमी सिंबल जो है इंस्टॉल किया जाता है। और फिर जिन जिन उम्मीदवारों ने कंप्लेंट की थी उनको 1400 वोट तक का मॉक पोल करने का प्रावधान है, यानी 1400 वोट तक वो वोट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी बूथ के अंदर ईवीएम मशीन लाई जाती है तो जो भी निवडणूक वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होता है, वहाँ पे पार्टियों के प्रतिनिधियों से मॉक कॉल करवाता है, मतलब मॉक पोल करवाता है। तो ये वही है, तो वो 1400 के आसपास का एक आंकड़ा रहता है कि 1400 के ऊपर नहीं, अंदर ही अंदर जो लोगों ने कंप्लेंट की हुई है उनको 1400 मॉक पोल करने का जो है दिया जाता है। वो मॉक पोल के सामने जितनी चिट्ठियाँ निकलती है, जितना मशीन होता है, वो वहाँ पे इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और आखिरी में 1400 के बाद में कितनी पर्चियाँ निकली थी, कितना मशीन के अंदर इंडिकेशन दिखाता है, और आपने जो नोट किया होता है वो तीनों को टैली किया जाता है, और अगर वो टैली सही निकलता है तो फिर वो मशीन बराबर है ऐसा माना जाता है। और फिर उसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर उसके ऊपर न्यायालय में जाके आपको पिटीशन फाइल करनी है, फिर उसके ऊपर आगे की प्रोसीजर होती है। यानी कि जो लोगों को लगता है, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि जिन लोगों ने फेर तपासनी का ये जो एप्लीकेशन किया हुआ है, वहाँ पे उनको उनका मतदान जो है वो देखा जाएगा, वो नहीं होगा। वहाँ पे डमी बैलेट पेपर बिठा के डमी जो चिन्ह होते वो वीवीपैट में इंस्टॉल करके वहाँ पे 1400 के आसपास मॉक पोल किया जाएगा, और मॉक पोल के थ्रू से वो देखा जाएगा कि ईवीएम की क्षमता सही थी कि गलत थी। यानी कि लोगों को जो लगता है कि जो एप्लीकेशन करोगे तो आपको जो हुआ मतदान है उसके ऊपर चेकिंग होगी, शायद ये ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा, पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, तब जाके ये होगा। आपने देखा काफ़ी लंबा जवाब था। अब अगला क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछूंगा कि काफ़ी पार्टी आपने देखा कहती है कि इलेक्शन कमीशन बिकी हुई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए अभी ये क्या होता है कि जब ये कब होता है कि जब रिजल्ट अपने फेवर में नहीं आता है तो ऐसे टाइप के एलिगेशंस लगते रहते हैं, और जब जब ऐसे एलिगेशंस लगे हुए, निवडणूक आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करके, आपने देखा होगा ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेशन करा के लोगों के जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन वो कह सकते हैं ना कि जब रिजल्ट अच्छा आता है तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन जब रिजल्ट विपरीत आता है तो फिर ऐसी तरह के सवाल उठते हैं, और ये पब्लिक इमोशन से एक पार्ट है करके। अब हम आते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स हमेशा से काफ़ी खतरनाक रही है, कभी कोई इस तरफ कभी रुख ले लेती है। आपको क्या लगता है अभी सीएम कौन बनने वाले हैं? सर आपके पॉडकास्ट के ऊपर ही मैंने कहा था, और जब हमने एग्जिट पोल कवर किया था कि देवेंद्र फडणवीस ही है जो यहाँ के सीएम बनेंगे, और आज भी अगर देखोगे तो जिस हिसाब से मेजोरिटी भाजपा को मिली है, और जो माहौल है फ्रंट रनर के रूप में तो देवेंद्र फडणवीस ही है। हाँ, लेकिन ऐसा हो जाता है कि देखा था कि तीनों ने श्योर कैसे हो कि वही बनने वाले? नहीं, देखिए कैसा हो जाता है कि उनमें एक क्षमता है कि गठबंधन के जो लोग हैं, यानी कि शिवसेना, शिंदे गठ हो या अजित पवार की पार्टी हो, इन तीनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। दूसरा 14 में उनकी नेतृत्व हमने देखा था कि उन्होंने शिवसेना को, जब अनडिवाइडेड शिवसेना थी, उद्धव जो पार्टी थी, उनको भी संभाला था, और शरद पवार जी की पार्टी ने उनको बाहर से समर्थन दिया था। तो सबका तालमेल उन्होंने अच्छा किया था, और विकास का जो स्ट्राइक रेट था वो काफ़ी अच्छा था। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, देखिए संघ का उनको सपोर्ट है, आरएसएस का सपोर्ट है। दिल्ली जो केंद्रीय दल है उसमें पीएम हो या गृह मंत्री हो, हमारे सबकी तरफ से उनको उनका समर्थन है। यानी कि संघ का भी साथ है और सरकार का भी साथ है और पब्लिक का भी सहकार है। तो इसकी वजह से शायद उनका ही नाम आगे आ सकता है। और देखा जाओ तो पूरे इलेक्शन में, लोकसभा में जैसी हार हुई थी, उन्होंने अपनी नैतिकता जिम्मेदारी स्वीकार के उन्होंने कहा था कि इसी जिम्मेदारी मेरी है, और वो उन्होंने राजीनामा देने की भी अपना राजीनामा की पेशकश किया था, बट एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपना पूरा ध्यान विधानसभा पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, और उन्होंने उस हिसाब से मेहनत भी की। तो उनके नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, तो डेफिनेटली सबसे पहला उनका ही होता है करके।
लेकिन जिस हिसाब से सीटें अच्छी आ जाती है तो हर किसी को एक उम्मीद होती है, हर किसी के कार्यकर्ताओं को होता है कि उनकी पार्टी का आदमी सीएम बने। तो जिस हिसाब से हमने देखा था कि दिल्ली में अमित शाह की जो बैठक हुई थी, बैठक के बाद में जो फोटोग्राफ्स आए थे तो उसमें कुछ बॉडी लैंग्वेज जो थी नेताओं की वो एक पॉजिटिवली नहीं थी। उसके बाद में ऐसा था कि अमित शाह जी के साथ जो बैठक हुई थी उसके बाद में तीनों नेता यानी कि अजीत पवार जी, एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी तीनों मुंबई में एक बैठक करने वाले थे और बैठक के बाद में और सीएम का नाम डिक्लेयर करने वाले थे। लेकिन अचानक से शिंदे साहब सतारा चले जाते और वहाँ पे वो बहाना तो नहीं बोल सकता, वो बोल रहे थे कि 105 डिग्री उनको बुखार था और बुखार के कारण वो किसी से मिलना नहीं चाहते। और पूरे महाराष्ट्र ने देखा कि एकनाथ शिंदे एकदम कर्मठ नेता है, एकदम कर्मठ कार्यकर्ता भी है पार्टी के, बुखार वगैरह चीज़ जो है उनकी कार्यक्षमता पे उनको रोक नहीं सकती। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स हम बोल सकते हैं कि पार्टी पे प्रेशर पॉलिटिक्स जो है दबाव तंत्र बनाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है शायद 1-2 दिन के अंदर क्लियरिफाई हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर जो डिले होना है, मैं समझता हूँ डिले होने का रीज़न ये हो सकता है कि जब आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों के अंदर जिस हिसाब से महायुति वापस सरकार में आई थी 2.5 साल में, जो पोर्टफोलियो का बाइफर्केशन होना था वो बहुत लेट हुआ था। मतलब जो लोगों को खाते दिए गए थे, मतलब मंत्री पद, वो देने में बहुत देरी हुई थी। तो शायद पहले ही ये डिसाइड हो जा रहा है, करना चाहते हैं कि तीनों पार्टियों में कितने खाते जाएंगे, कौन सा खाता किसको जाएगा, ये डिसाइड होने के बाद एक मेजोरिटी बनने के बाद ही वो सरकार स्थापन करेंगे और फिर सीएम का फिर डिक्लेयर करेंगे। मेरे ख्याल से यही हो सकता है। तो उम्मीद ऐसा लग रहा है कि 45-46 के आसपास में कैबिनेट के मंत्री रहेंगे, 14 से 15 के आसपास में बीजेपी के मंत्री रह सकते हैं, 12 से 13 शिंदे गट के रह सकते हैं और 10 के आसपास में अजीत पवार के रह सकते हैं। अब जो देरी हो रही है कि जो पावरफुल पोर्टफोलियो वाले मंत्रालय है, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, नगर विकास हो गया, अर्थ मंत्रालय हो गया, ये किसको जाएगा, इसके लिए खींचतान हो रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि वो टाइम पे भी मैंने कहा था कि सीएम जो है फडणवीस बनेंगे और गृह मंत्रालय उनके पास ही रहेगा, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा खींचतानी हो रही है। दूसरा, अर्थ मंत्रालय ये अजीत पवार के पास ही रह सकता है। हाँ, पीडब्ल्यूडी और नगर विकास जो है ये शायद शिंदे गट के पास आ सकता है। एक और चीज़ है जिसके ऊपर लोग बोल नहीं रहे हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष, जो कि एक बहुत बड़ा पद होता है, और आपने देखा होगा कि 5 साल के अंदर जो शरद पवार की पार्टी टूटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी टूटी, व्हीप किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा, इसके ऊपर जो विधानसभा के अध्यक्ष की जो भूमिका थी ना, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो बीजेपी शायद इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहेंगी। तो शायद हो सकता है कि शिंदे जी विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी आग्रही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ये शायद डिले होता होगा, बीजेपी शायद वो छोड़ना नहीं चाहते होगी। ये चीज़ को लेके भी शायद ये डिले प्रोसेस हो सकता है। दूसरा, एक आखिरी रीज़न मैं ये बताऊँगा कि बीजेपी का आप इतिहास देखोगे, जब जब बीजेपी ने क्लियर मेजोरिटी होने के बाद अगर 7-8 दिन लगाए हुए, 1 आध हफ्ता लगाया हुआ है सीएम डिक्लेयर करने में, तब तक बीजेपी ने एक नया चेहरा दे के लोगों को चौंकाया। एग्जाम्पल के रूप में देवेंद्र फडणवीस का ही ले लो। 2014 के अंदर बीजेपी ने अच्छी सीटें पाई थी। शरद पवार जी की पार्टी ने तब बाहर से बीजेपी को समर्थन दिया था और बीजेपी ने सरकार स्थापित की। सबसे पहले चर्चा में जो नाम थे वो नितिन गडकरी का था, पंकजा मुंडे का था, विनोद तावड़े जी का था। लेकिन डायरेक्टली सरप्राइज भी 7-8 दिन के बाद में देवेंद्र फडणवीस का चेहरा सामने आता है, लोगों को सरप्राइज़ किया। सेम चीज़ आप यूपी में देख लो। यूपी में 2017 में जब इलेक्शन हुआ था, 7-8 दिन हो गए थे, बीजेपी ने चेहरा डिक्लेयर नहीं किया था। लोगों को लग रहा था कि मनोज सिन्हा या केशव प्रसाद मौर्य ये हो सकते, लेकिन अचानक से योगी जी सामने आ गए। सेम चीज़ आप ओडिशा के अंदर देखोगे। ओडिशा के अंदर मोहन माली जी का चेहरा एक आदिवासी चेहरा के रूप में सीएम के रूप में आया, जबकि वहाँ 7-8 दिन से नाम धर्मेंद्र प्रधान का चल रहा था। सेम चीज़ आप मध्य प्रदेश में ले लो। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी चौहान का नाम जो था, चौहान जी का नाम आगे था। यहाँ पे भी बीजेपी ने डिले की और अचानक से मोहन यादव का नाम सामने आया। सेम चीज़ आप उत्तराखंड में देख लो। उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिली थी। यहाँ पे जो नाम चल रहा था वो भगत सिंह कोश्यारी का चल रहा था और रमेश पोखरियाल का चल रहा था, लेकिन अचानक से त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आ जाता है। सेम चीज़ हिमाचल में भी हुई, सेम चीज़ आप देखोगे छत्तीसगढ़ में भी हुई। तो आप एग्जाम्पल देखोगे, बीजेपी ने जब भी क्लियर मेजोरिटी के बाद में भी अगर 8-10 दिन लगा है तो बीजेपी ने एक नया चेहरा देख के लोगों को सरप्राइज़ किया है। तो अगर आने वाले 1-2 दिन के अंदर अगर बीजेपी नया चेहरा अगर दे तो सरप्राइज़ होने की बात नहीं, ये बीजेपी का इतिहास रहा है। लेकिन जहाँ तक ज़्यादा तक देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि शायद देवेंद्र फडणवीस के नाम पे सहमति बन जाएगी यहाँ पे।
इनसे एक आखिरी क्वेश्चन ये करूँगा आपसे कि आप जब से पैदा हुए महाराष्ट्र में रह रहे हो तो आपका फेवरेट सीएम कौन रहा है? देखिए ऐसे देखा जाए तो जब से समझदार हुई है तो मैंने देखा है कि मैंने कांग्रेस के भी सीएम देखे, मैंने शिवसेना के भी सीएम देखे और मैंने बीजेपी के भी सीएम देखे। इस पे जो वो मतलब धड़ाकेबाज कामगिरी जो मैंने देखी है, ये मैंने एक तो देवेंद्र फडणवीस की देखी, दूसरा नारायण राणे की देखी। नारायण राणे के टाइम पे जब योगेश पाटिल जी यहाँ के अपने एमएलए बने थे करके, और एक सेना का दौर आया था कि सेना की सरकार बनी थी शिवसेना बीजेपी की, और ये मनोहर जोशी पहले सीएम थे, उसके बाद में उनको राजीनामा दे के नारायण राणे आए थे। तो नारायण राणे की जो स्पीड थी काम करने की और ये दो मुख्यमंत्री को मैंने देखा है कि ज़बरदस्त उनका विकास का स्ट्राइक रेट रहा है, और उसमें भी पर्सनली फेवरेट अगर देखा जाए दोनों में से तो देवेंद्र फडणवीस है वहाँ पे। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ इन भिवंडी चैनल्स ने पॉडकास्ट, एग्जिट पोल और अब इस मुद्दे ऐसे नए नए मुद्दों को लेके आपके सामने आ रहे हैं। ज़रूर इनके वीडियोस को लाइक कीजिए, इनके सब्सक्राइब जो है आप फॉलो, इनके चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे उम्मीद करूँगा आप ऐसे ऐसे ही नए नए टॉपिक को लेके भिवंडी के लोगों को एजुकेशन आप देते रहे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ईवीएम का 99% का और उसका लोगों को लगता है कि फेर तपासनी यानी कि उनका खुद का मतदान चेक, ये मुद्दे किसको पता नहीं रहते। तो ये आपने जो इस माध्यम के थ्रू से जो लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हो ना, डेफिनेटली कमेंडेबल है। मेरी शुभकामना आपके साथ ही है। जब जब मेरे ओपिनियंस की ज़रूरत रहेगी मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, एनी टाइम सर। थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा ये थे हमारे पराग मेहता सर जी। इन्होंने हमें बताया इस तरह से कि बीजेपी जब जब 7-8 दिन लिए मेजोरिटी होने के बाद भी तो कुछ नया सरप्राइज़ देती, नया चेहरा आता है। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स आप जानते हो काफ़ी खतरनाक है, उसका इतिहास आप सभी जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कल 11 बजे तक या 500 बजे तक तो हमको क्लियर हो जाएगा कौन बनने वाला है सीएम। तो उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको इस तरह के न्यू कंटेंट आपको सिर्फ LIV में मिलने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक यू सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए।